एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए रे का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। रे वेब सीरीज की कहानी की कड़ियों में हमारी तीसरी कहानी है हंगामा है क्यों बरपा। और इस कहानी में आपको मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। कहानी की शुरुआत मुसाफिर अली नाम के एक बहुत ही मशहूर शायर से होती है जिनका किरदार मनोज वाजपेयी ने निभाया है। दो औरतें जैसे ही उन्हें स्टेशन पर देखती हैं वो उनके पास आती हैं और उनका ऑटोग्राफ लेती हैं। मुसाफिर अली जिस तरह से बात करते हैं और जिस तरह से पेश आते हैं उससे हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बहुत ही एम्बिशियस इंसान हैं। वो अभी ट्रेन के डिब्बे में बैठकर अपना सामान सेट ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उनके को पैसेंजर आते हैं जिनका नाम असलम बेग है। असलम जैसे ही मुसाफिर अली को देखते हैं उन्हें ये लगता है कि उन्होंने उन्हें कहीं देखा है, लेकिन फिर वो उन्हें अलग अलग तरह के नामों से बुलाने लगते हैं जिससे मुसाफिर को ये पता चल जाता है कि वो उन्हें असल में जानता ही नहीं है। अब ट्रेन के उस डब्बे में एंट्री होती है ट्रेन के एक अटेंडेंट की, जो कि मुसाफिर को पहचान कर उनसे फोटोग्राफ की डिमांड करता है। असलम जैसे ही उस ट्रेन अटेंडेंट को देखता है वो ये समझ जाता है कि मुसाफिर अली असल में एक बहुत ही मशहूर शायर हैं। दोनों ही अब आपस में बात करना शुरू करते हैं और बातों ही बातों में असलम उन्हें बताता है कि उनकी बीवी उनकी बहुत बड़ी फैन है। बातें करते करते वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं। मुसाफिर अली अब अपने बैग में से एक रिंग निकालते हैं और असलम को उसे दिखाते हुए ये कहते हैं कि ये रिंग उन्हें गुलाम अली साहब ने दी थी। असलम चाय के बहुत ही ज़्यादा शौकीन है, इसीलिए उन्होंने आते ही ट्रेन अटेंडेंट से चाय मंगवाई थी। जैसे ही चाय आती है असलम अपने बैग में से एक डिबिया निकालते हैं और उसमें से सूखे नींबू के कुछ टुकड़े निकालकर अपनी चाय में डालते हैं। मुसाफिर अली जैसे ही उस चाय की डिबिया को और उस चाय को देखते हैं वो सहम से जाते हैं। अभी वो पिछली कुछ बातें याद कर ही रहे थे कि तभी उन्हें सामने पड़ी हुई कुश्ती की एक मैगजीन दिखती है। असलम अब वो मैगजीन उठाते हैं और उन्हें कहते हैं कि कुश्ती का उन्हें बहुत ज़्यादा शौक है। आज भले ही लोग उन्हें असलम बेग के नाम से जानते हो, लेकिन उनका असली नाम जेंगा पहलवान हुआ करता था। मुसाफिर अली अब असलम से थोड़ी सी दूरी बनाने की कोशिश करते हैं और इसीलिए वो वॉशरूम जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम पहुँचते हैं उन्हें उनकी पुरानी यादें सताने लगती हैं। असल में मुसाफिर अली और असलम बेग ने 10 साल पहले ट्रेन में ऐसे ही एक सफ़र तय किया था। उस सफ़र के दौरान भी उनकी इसी तरह से बातें हुई थी और उसी सफ़र के दौरान असलम ने मुसाफिर को अपनी एक बेशकीमती घड़ी दिखाई थी जिसका नाम खुशवक्त था। उस घड़ी को दिखाते हुए असलम ने ये कहा था कि इस घड़ी के आने के बाद से उनका वक्त बदल गया है। लेकिन उस घड़ी को देखते ही मुसाफिर के दिल में ऐसा पाप आया कि उसने वो घड़ी चुरा ली। असल में मुसाफिर अली को एक बीमारी थी जिसका नाम क्लिप्टोमेनिया था और इस बीमारी में मरीज को चीज़ें चुराने की आदत होती है। उस घड़ी को चुराने के बाद मुसाफिर अली अपने स्टेशन से पहले ही उतर जाता है। उसके दिल में खुदा को लेकर इतना खौफ था कि उस घड़ी को चुराने के डर से वो प्लेटफॉर्म पर ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो हकीम साहब के पास जाता है और उन्हें अपनी पूरी बीमारी के बारे में बताता है। हकीम साहब उसकी पूरी बात सुनते हैं और उसकी पूरी परेशानी को समझने के बाद एक एक करके उसकी जेब में से वो सामान निकालते हैं जो कि उसने हकीम की दुकान से ही चुराया था। वो उसे उसका नाम बदलने के लिए कहते हैं और अपना नाम वो राजू से बदलकर मुसाफिर अली रख देता है। साथ ही हकीम साहब उसे ये सलाह देते हैं कि एक आदत को छोड़ने के लिए उसे दूसरी कोई आदत अपनानी होगी, यानी कि अगर उसे शेरो शायरी और गाने का शौक है तो उसे चोरी करने के बजाय इन दो चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हमें मुसाफिर अली की जर्नी के बारे में बताया जाता है कि आखिर किस तरह से उसने एक चोर से लेकर एक महान शायर तक का सफ़र तय किया। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जा रहा है जहाँ पे असलम और मुसाफिर बातें कर रहे हैं। बातों ही बातों में असलम मुसाफिर अली को अपनी घड़ी खुशवक्त के बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि सालों पहले जब एक बार वो एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो किसी इंसान ने उससे उसकी घड़ी खुशवक्त चुरा ली। उस इंसान ने उसकी सिर्फ घड़ी नहीं चुराई बल्कि उसकी तकदीर ही चुरा ली, क्योंकि उस घड़ी के जाने के बाद से उसकी ज़िंदगी में एक सैलाब सा आ गया था। ना तो अब वो अपने काम में सही था और ना ही उसकी पर्सनल लाइफ अच्छे से चल रही थी। दोनों साथ में शराब पीते हैं और साथ में ढेर सारी बातें करते हैं। फिर बातों ही बातों में मुसाफिर अली को ये रियलाइज़ होता है कि उसने असलम के साथ कितना ज़्यादा बुरा किया है। शराब पीने के बाद अगली सुबह जब मुसाफिर अली उठते हैं तो वो देखते हैं कि असलम अपनी सीट पर नहीं है और इसी बात का फ़ायदा उठाकर मुसाफिर अपने बैग में से खुशवक्त को निकालते हैं और उसे असलम के बैग में रखने लगते हैं। इससे पहले कि मुसाफिर अली खुशवक्त को असलम के बैग में रखते, असलम वॉशरूम से वापस आ जाते हैं और उन्हें ऐसा करते हुए देख लेते हैं। मुसाफिर अली अब इतने ज़्यादा शर्मिंदा हैं कि उस घड़ी को असलम के बैग में रखने के बाद वो उनसे माफ़ी मांगते हैं और तुरंत ही अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं। उसके बाद ऐसा कुछ होता है जिसकी उम्मीद शायद हम में से किसी ने भी नहीं की थी। असलम खुशवक्त को अपने हाथों में उठाकर मुसाफिर के पास आते हैं और उन्हें वो घड़ी वापस दे देते हैं। वो मुसाफिर अली को एक एड्रेस देते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये घड़ी उन्हें इस पते तक लेकर जानी है।
जब मुसाफिर अली उस घड़ी को लेकर उस दुकान तक जाते हैं तो थोड़ी देर बाद उन्हें ये समझ आ जाता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर चोरी की हुई चीज़ों को जमा किया जाता है। ये जगह ऐसे लोगों को गिल्ट से निजात दिलाती थी जो कि क्लिप्टोमैनिक थे। जैसे ही मुसाफिर अली उस घड़ी को निकालकर उस दुकानदार को सौंपते हैं तो वो इस घड़ी को देखते ही पहचान जाते हैं कि इसे जेंगा पहलवान ने भेजा है। वो मुसाफिर अली को बताते हैं कि असलम बेग तो उनके रेगुलर कस्टमर हैं और आज सुबह ही वो यहाँ पर गुलाम अली की अंगूठी को सबमिट करा कर गए हैं। असल में असलम ने भी खुश वक्त को कहीं से चुराया था, लेकिन वो इकलौती ऐसी चीज़ थी जिसे वो दुकान में वापस रख नहीं पाते थे। मुसाफिर अली और असलम अब दोनों को ही अपने गिल्ट से छुटकारा मिल जाता है और मुसाफिर अपनी गलती की भरपाई करने के लिए असलम बेग को उसकी बीवी के साथ अपने मुशायरे में बुलाता है और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में जो मुझे सबसे पहली खूबसूरत बात लगी वो ये थी कि इसकी कास्ट को बहुत ही स्मार्टली प्लान किया गया था और दूसरा, इस कहानी में आपको इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे कि आप एक सेकंड के लिए भी बोर महसूस नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इस कहानी में भी मनोज वाजपेयी ने अपनी छाप बहुत ही अच्छे से छोड़ी है। इसीलिए इसमें हमारी चौथी और सबसे आखिरी कहानी है स्पॉटलाइट। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये इस वेब सीरीज का डायनामाइट है तो ये कहीं भी गलत नहीं होगा। इस कहानी की शुरुआत दीदी नाम की एक साध्वी से होती है, जहाँ गली मोहल्लों में और रोड्स पर सब लोग दीदी की जय जय गा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विक्रम अरोड़ा नाम के सुपरस्टार हैं जिन्हें क्रिटिक्स कुछ ज़्यादा ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। विक्रम की सारी मूवी सुपरहिट है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ है जो कि मिसिंग है। असल में क्रिटिक्स को ये लगता है कि विक्रम अरोड़ा के पास अपने एक लुक के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अब विक्रम ये साबित करना चाहता है कि वो अपने लुक से कहीं ज़्यादा है। अपनी एक शूटिंग को कंप्लीट करने के लिए विक्रम एक होटल में शिफ्ट होता है और यहाँ वो इंसिस्ट करता है कि उसे उसी रूम में ठहरना है जहाँ पर मैडोना रुकी थी। ऑडियंस उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है और वो अपनी ऑडियंस से कहीं ना कहीं खुश भी है। लेकिन फिर एक रोज़ उस होटल में एंट्री होती है दीदी की। जैसे ही दीदी की उस होटल में एंट्री होती है तो उन्हें भी उसी मैडोना वाले रूम में शिफ्ट किया जाता है। विक्रम को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि वो भी एक सुपरस्टार है। वो मैनेजर से बात करके उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है क्योंकि इस बात से कहीं ना कहीं उसका ईगो हर्ट हुआ है। लेकिन होटल के मैनेजर के साथ साथ होटल का पूरा स्टाफ भी दीदी का भक्त है और कोई भी उन्हें ना नहीं बोलना चाहता। विक्रम अब अपने सेक्रेटरी रॉबी के पास जाता है और वो उसे कहता है कि उसे किसी भी तरह से वो मैडोना वाला रूम वापस चाहिए और अगर रॉबी ऐसा नहीं कर पाता तो वो आज शूट पे नहीं जाएगा। मैडोना वाले रूम को अरेंज करने के लिए वो लोग अपने प्रोड्यूसर कपूर को कॉल लगाते हैं, लेकिन उन्हें ये देखकर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है कि कपूर भी दीदी का भक्त है और वो विक्रम से कहता है कि उसे दीदी के पैरों का पानी चाहिए। ये सुनने के बाद ना चाहते हुए भी विक्रम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। वो अपनी शूटिंग कंप्लीट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मन में बार बार दीदी का ख्याल आता है। उसके साथ ये पहली बार होता है, लेकिन अब उसका वो लुक गायब हो चुका है। विक्रम अब दीदी से इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो गया है कि वो वापस होटल मैनेजर के पास जाकर उसे रूम के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर से होटल का मैनेजर उसे इनकार कर देता है। विक्रम अब उस होटल में परेशान होने लग जाता है क्योंकि दीदी की वजह से जिम बंद है, होटल में नॉनवेज नहीं बन रहा और यहाँ तक कि न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर भी दीदी की ही फोटो आएगी। एक रोज़ जब विक्रम पूल में नहाने जा रहा था तो वहाँ उसे दीदी के सेवक मिलते हैं। वो विक्रम को ये कहते हुए रोकते हैं कि दीदी अभी पूल में नहा रही हैं, इसीलिए वो वहाँ जा नहीं सकता। यहाँ विक्रम के सब्र का बांध टूट जाता है और वो उन लोगों के साथ झगड़ा कर लेता है। अभी वो ये सब खत्म करके अपने रूम में पहुंचता ही है कि तभी उसे कपूर की कॉल आती है। कपूर उसे बहुत ही गंदी गालियां देकर उसे हरास करता है और उसे मूवी से बाहर फेंक देता है। ये सब होने के बाद विक्रम कहीं ना कहीं टूट जाता है, लेकिन रॉबी बड़ी ही चालाकी से इस पूरे मामले को संभाल लेता है। विक्रम जब बहुत ज़्यादा उदास था तो उसकी गर्लफ्रेंड अनुया उसे वहाँ मिलने आती है। विक्रम उसे वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे दीदी के बारे में बताने लगता है। अभी उसने दीदी के बारे में कुछ गलत बोलना शुरू ही किया था कि तभी अनुया उस पर गुस्से से भड़कने लग जाती है। वो उसे कहती है कि वो दीदी की बहुत बड़ी भक्त है और उसे इस तरह से उनके बारे में गलत बातें नहीं करनी चाहिए। असल में अनुया यहाँ विक्रम से मिलने नहीं बल्कि दीदी के दर्शन करने आई थी। दोनों का ही इस बात पर इतना ज़्यादा झगड़ा हो जाता है कि अनुया उसे बहुत भला बुरा सुना देती है और जाते जाते वो उससे ब्रेकअप भी कर लेती है। विक्रम अब बहुत बुरी तरह से शराब पीता है, ड्रग्स लेता है और पूरी रात होटल से बाहर रहता है। लेकिन वो जैसे ही वापस आता है वो देखता है कि पूरा का पूरा होटल पुलिस वालों से भरा हुआ है। यहाँ रॉबी उसे बताता है कि दीदी और उसके लोगों को ड्रग्स के स्कैम में पकड़ा गया है। असल में ये सब पूजा पाठ एक ढोंग था और इसके पीछे उनका अलग ही बिजनेस चल रहा था।
विक्रम के दिमाग में अब पता नहीं क्या आता है और वो रॉबी से कहता है कि उसे दीदी से बस 5 मिनट के लिए मिलना है। क्योंकि विक्रम बहुत ज़्यादा जिद करता है, इसीलिए रॉबी उसकी दीदी के साथ मीटिंग फिक्स कर देता है। जैसे ही विक्रम कमरे में एंटर करता है तो उसे एक लड़की टी-शर्ट और घाघरे में दिखाई देती है। वो लड़की जैसे ही विक्रम को देखती है तो वो उसका लुक दिखाने के लिए कहती है। विक्रम जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो वो उसे बताती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है। बचपन में जब वो अनाथ आश्रम में थी तो वो बहुत खूबसूरत हुआ करती थी और इतनी छोटी सी उम्र में ही वो समझ गई थी कि इतनी खूबसूरती के साथ खुद को बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। जब वो अनाथ आश्रम से भागी तो उसने लोगों के यहाँ मजदूरी की, यहाँ तक कि लोगों के बर्तन भी मांजे। लेकिन फिर वो ये समझ गई थी कि अगर उसे खुद को बचाकर रखना है तो उसे बहुत बड़ा कुछ करना होगा। लेकिन फिर एक रोज़ जब उसने विक्रम के उस लुक को देखा तो वो ये समझ गई थी कि उसे ज़िंदगी में आखिर करना क्या है, और आज वो जो कुछ भी है वो सिर्फ विक्रम की वजह से है। असल में वो पुलिस की रेड दीदी ने ही करवाई थी, क्योंकि उसे अपने आदमी समर को फंसाना था। समर दीदी के लिए काम किया करता था, लेकिन उससे छुपाकर उसने एक नारी निकेतन खोला था, और जिन चीज़ों से बचपन से दीदी भाग रही थी समर वही काम कर रहा था। दीदी अब विक्रम को बताती है कि उसका अमेरिका भागने का प्लान है और उसकी बोट बिल्कुल तैयार है। जब वो विक्रम को एक आखिरी विश मांगने के लिए कहती है तो विक्रम बदले में अपना लुक मांगता है। दीदी अब विक्रम से कहती है कि उसका लुक उसे वापस मिल जाएगा, लेकिन बदले में उसे उन्हें एयरपोर्ट छोड़ना होगा। कहानी में आगे अब हमें ये दिखाया जाता है कि विक्रम दीदी की आवाज़ में बात कर रहा है। जैसे ही कोई पुलिस वाला विक्रम को रोकने के लिए उसके पास आता, उसकी उंगली तक हिलाने पर वो लोग खुद ही नीचे गिर जाते हैं। सब लोगों को यह नज़ारा इतना ज़्यादा जादुई और इतना ज़्यादा डरावना लगता है कि कोई भी दीदी और विक्रम को रोकने की कोशिश तक नहीं करता। दीदी जैसे ही वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकलती है, विक्रम वहाँ पर बेहोश हो जाता है। असल में किसी भी तरह की कोई सुपर पावर्स नहीं थी, ये विक्रम और दीदी का प्लान था। जिस शॉट को पूरा करने के लिए विक्रम बार बार रीटेक्स ले रहा था, अब उस शॉट को विक्रम एक ही बार में ख़त्म कर देता है। उसकी एक्टिंग को देखकर सब लोग इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि जहाँ एक तरफ रॉबी की आंखों में आंसू आते हैं, वहीं दूसरी तरफ क्रिटिक्स भी जमकर उसकी तारीफ करते हैं। कहानी के आखिर में विक्रम रॉबी से कहता है कि आखिरकार में आर्टिस्ट बन ही गया, और इसी के साथ हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। इस कहानी में जहाँ हर्षवर्धन कपूर आपको बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लगेंगे, वहीं दूसरी तरफ राधिका मदान हमेशा की ही तरह बहुत ही बोल्ड नजर आएंगी, और कहानी में हर एक मोड़ पर ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, तो आप बोर नहीं फील करोगे। सो थैंक यू सो वेरी मच। आई होप कि आपको ये सारी की सारी कहानियाँ पसंद आई हों, और हाँ, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच गाइज, एंड स्टे ट्यून्ड।